Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम DU LLB एंट्रेंस के मॉक टेस्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। आई होप आपका मॉक टेस्ट अच्छा हुआ होगा और अगर आप इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट की PDF चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम इसकी PDF प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और PDF के लिए आप भावना एजुकेशन डायरी, ये हमारा जो है टेलीग्राम पे चैनल है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द स्टेटमेंट गिवन बिलो हैज़ अ सेट ऑफ 3 and 4 statements. Each set of statement is further divided into 3 segment. और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है और आपको वो अल्टरनेटिव चूज़ करना है जो थर्ड सेगमेंट को क्लियरली मेंशन है, वेयर द थर्ड सेगमेंट इज द स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड यूजिंग बोथ द प्रोसीडिंग्स। अगर हम ऊपर की दोनों प्रोसीडिंग्स को यूज़ करें तो नीचे की जो प्रोसीडिंग है वो क्या हो, उन ऊपर की दोनों प्रोसीडिंग्स यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाए। तो बट यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि दोनों हो, ऐसा ना हो कि एक स्टेटमेंट हो रही हो, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट उसमें फॉल कर जाए। तो यहाँ पे क्लियरली ये पिक्चर मेंशन है, मैंने इस पिक्चर को मेंशन कर दिया है ताकि आपको क्लियरली ये क्वेश्चन समझ आ जाए और जब भी आप वेन डायग्राम बनाएं तो क्लियरली बनाएं। और यहाँ पे जैसे कि कह रहा है ऑल फ्रूट्स आर टेक्स्ट बॉक्स, सभी फ्रूट्स क्या हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, फ्रूट्स टेक्स्ट बॉक्स। हम इस डायग्राम को इस तरह से अभी नहीं बना सकते जैसे ये हमने फ्रूट्स बनाए। ऑल फ्रूट्स क्या है, यहाँ पे हमारे मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स हैं तो हमें थोड़ा डिस्टेंस देना पड़ेगा। ऑल पेन्स आर टेक्स्ट बॉक्स, सभी पेन्स क्या है, टेक्स्ट बॉक्स हैं। यहाँ पे देखिए सभी पेन टेक्स्ट बॉक्स हैं। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से, यहाँ पे सभी टेक्स्ट बॉक्स को पेन इस तरह से नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स भी है। अब इसके साथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट है ऑल टेक्स्ट बॉक्स आर रेंज, सभी टेक्स्ट बॉक्स क्या हैं, रेंज हैं, तो वो क्या होगा, सबसे बाहर आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको ये पिक्चर दिख रही है। अब हम इसको कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन कौन सा इसमें फॉलो होगा, कौन सा नहीं होगा। ऑल फ्रूट्स आर रेन, इसमें सभी जो फ्रूट्स हैं वो रेन है, बिल्कुल है, क्योंकि रेन सबसे क्या है, बाहरी पोर्शन है और फ्रूट सबसे अंदर है। ऑल पेन्स आर रेन्स, सभी पेन क्या है, वो रेन है, बिल्कुल सही है। सम रेन्स आर टेक्स्ट बुक्स, कुछ रेन टेक्स्ट बुक्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक के अंदर सब फुल हो रहा है, तो यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ये बात कर रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर, कुछ जो एक्टर है वो क्या है, सिंगर है। एक्टर को हमने यहाँ मेंशन किया। अब इसके साथ यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कुछ एक्टर्स सिंगर हैं और इसके साथ यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि सभी जो सिंगर्स हैं वो क्या हैं, डांसर हैं, सभी सिंगर वो डांसर हैं। आई होप आपको ये इमेज क्लियर समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कंक्लूजन, सम एक्टर्स आर डांसर, कुछ एक्टर्स जो है वो क्या है, डांसर है। अगर हम देखें ये रेड वाला हमने एक्टर के लिए मार्क किया है, तो कुछ एक्टर क्या है, डांसर है, बिल्कुल ठीक है। नो सिंगर इज़ अ डॉक्टर, एक्टर सॉरी, नो सिंगर, यहाँ पे सिंगर का पोर्शन है, कुछ सिंगर ज़रूर डॉक्टर भी है और यहाँ पे क्या है, एक्टर भी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या क्लू है कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो आपका जो कंक्लूजन आएगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, वो पॉजिटिव में ही आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव में है आपकी स्टेटमेंट तो आपका कंक्लूजन कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, इसीलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये सीरीज़ देखनी है
और इस सीरीज़ के हमें आंसर्स बताने हैं, इसमें करेक्ट क्या है। इसकी रीजनिंग देखते हैं हम। सबसे पहले जब भी हमें ये सीरीज़ मिले आपको क्या करना है, इसमें इसका डी निकालना है, इसमें डिफरेंसेस क्या है। पहले में 7 + 3 है, दूसरे में -2 है, 8 और 11 में +3 है, 11 और 9 में -2 है। तो ये सीरीज़ इस तरह से चल रही है। 9 + 3 12, 12 - 2 कितना होगा 10। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 10। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था मैराथन इज टू रेस। जब रेस ज़्यादा होती है तो इसे मैराथन बोलते हैं, और जब स्लीप ज़्यादा होती है, जब आप सोते ज़्यादा हो तो वो हाइबरनेशन होते हैं। सो हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब इसका यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन लिखी है आप उसे पढ़ सकते हैं। अ मैराथन इज़ अ लॉन्ग रेस एंड हाइबरनेशन इज़ अ लेंथी पीरियड ऑफ स्लीप। हाइबरनेशन इज लेंथी पीरियड ऑफ स्लीप। The answer is not choose A and B because even though a bear and winter are related to hibernation, neither completes the analogy। ये हाइबरनेशन से रिलेट करता है, बट जो एनालॉजी में हमें रिलेशनशिप देखनी होती है कि रिलेशनशिप क्या है, जो रिलेशनशिप उस पर बेस्ड है, नेक्स्ट एनालॉजी हम उसी तरह से निकालेंगे। अगर हम ऑप्शन सी को देखें ये इनकरेक्ट होगा, बिकॉज स्लीप्स एंड ड्रीम्स आर नॉट साइनोनिम्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द सम ऑफ द इनकम ऑफ यू एंड वी इज मोर देन दैट ऑफ एक्स एंड वाई टेक्स टुगेदर। तो ये जो है ये पास्ट ईयर पेपर है, तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत थी, काफ़ी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए हमने इसको दिया ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि इनकम यू और वी की इनकम क्या है, वो ज़्यादा है एक्स और वाई की इनकम से, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, द सम ऑफ इनकम ऑफ यू, इनकम यू और एक्स की इनकम का जो सम है वो वी और वाई की इनकम के सम के बराबर है। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, यू जितना अर्न करता है, यू अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ द इनकम ऑफ वी एंड वाई। वी और वाई जितना एक साथ अर्न करते हैं उसका आधा यहाँ पे यू अर्न करता है। तो ये हमारी तीनों स्टेटमेंट हो गई। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम जिस स्टेटमेंट को, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये क्या कह रहा है, एज मच एज द सम ऑफ द इनकम ऑफ यू एंड वाई। यहाँ पे सम होगा इनकम, ये सम होगी, यहाँ पे ये जो इक्वल का निशान लगा है। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे यू को अगर हम देखें तो ये क्लियरली यू है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की यहाँ पे क्या है इनकम, एक्स प्लस वाई यहाँ पे किसके इक्वल है, एक्स प्लस वी प्लस वाई किसके इक्वल है, यहाँ पे एक्स यू प्लस एक्स के। तो यहाँ पे जो 2u यानी कि ये जो दोनों के बराबर हो गई, तो यहाँ पे v और प्लस में y क्या हो जाएगा, 2u इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली इक्वल मेंशन कर रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे u और x क्या हो जाएगा, u प्लस में x वो बराबर हो जाएगा 2u के। और इसी तरह से अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में मेंशन करते हैं u की वैल्यू को, u इज़ इक्वल टू एक्स, अगर हम इसको इसमें मेंशन करें फर्स्ट में तो हम देखेंगे कि u ऐसे ही रहेगा, और इसको इस पर मेंशन करने पे ये क्लियरली दिखा रहा है कि x प्लस वी और इज़ ग्रेटर देन x प्लस वाई। एक्स प्लस वी की जो वैल्यू है वो x प्लस वाई से ज़्यादा है। x और x कॉमन हम डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद ये क्लियरली शो करेगा कि v जो है v की इनकम y से ज़्यादा है। सेम इसी क्वेश्चन में हमें बताना है कि हाईएस्ट इनकम किसकी है, हाईएस्ट नहीं, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सब कुछ वही सॉल्व हो चुका है। हम इसमें ही इसी स्टेटमेंट में क्लियर देख चुके थे कि यहाँ पे यू जो है उसकी इनकम एक्स के बराबर है। तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इनकी इनकम इससे बराबर है। एक्सप्लेनेशन वही है, इसकी थोड़ी मिसप्लेस्ड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री
विल होस्ट द 2022 फीफा वर्ल्ड कप। इसमें से कौन सी कंट्री 2022 का फीफा वर्ल्ड कप क्या करेगी, वो होस्ट करेगी, वो है कतर। नेक्स्ट इज, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल के लिए ट्रू है, यानी कि सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हम कंसिडर करते हैं, आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं बट एक बार हम इनको कंसिडर कर लेते हैं। ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, करेक्ट है। हीज टर्म ऑफ द ऑफिस एंड रेम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। ही एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम यहाँ पे डायरेक्शन के क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी, इसलिए एक क्लियर डायग्राम यहाँ पे है ताकि आपको जो अच्छी तरह से विजिबल हो पाए। क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टू ईस्ट, यहाँ पे ये जो है डायरेक्शन बताई जा रही है, इस पर्सन के रिगार्डिंग ये जनरली जो डायरेक्शन चलती है उसको बताया गया है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देखते हैं कि अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टू ईस्ट, ईस्ट राइट में है। आप इस पिक्चर के थ्रू देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, यहाँ इस तरफ जाता है, उसके बाद देन ही टर्न्स टू साउथ, और यहाँ पे वो साउथ में जा रहा है, और इसके बाद वो 5 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 5 किलोमीटर। ही टर्न ईस्ट, ईस्ट यहाँ पे जो नॉर्मली डायरेक्शन है उसकी है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ही इज ईस्ट, उसका ईस्ट नहीं है, जो जनरली ईस्ट है उसके ईस्ट में यहाँ पे 2 किलोमीटर चलता है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। आफ्टर ही टर्न टू द नॉर्थ, वो नॉर्थ में कितने किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें जो समझने वाली बात ये है, इस पिक्चर में देखते हैं हम कि कैसे हम इसको समझेंगे। अब इस पिक्चर में यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस कितना हो गया, कितना डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर, तो डिफरेंस यहाँ पे हो गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला डिफरेंस निकालना है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस हमें बताना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन 3 है, और ये अगर हम देखें तो नीचे 5 किलोमीटर, ये कितना किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम में अब यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर है और यहाँ पे बेस है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट प्लस कर देंगे, स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 16 को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 25। 25 रूट स्क्वायर होता है 5 का, करेक्ट ऑप्शन है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें मैचिंग करना है कि कौन से शेड्यूल में कौन सी बात कही गई है। सबसे पहले 3rd शेड्यूल वो बात करती है फॉर्म्स ऑफ एफर्मेशन यानी कि ओथ की, और इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट 9th शेड्यूल बात करती है, यहाँ पे कुछ एक्ट्स को वैलिडेशन किया गया था, और यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 4th शेड्यूल यहाँ पे किसके बारे में बात करती है, राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन होता है उसके बारे में 4th शेड्यूल बात करती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे 10th शेड्यूल यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करती है, यानी कि डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया था, प्रिपेयर किया था, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, इस रिसर्च का क्या मतलब होता है। जेन्युइनली आपको यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो का मीनिंग पता हो तो आप इसका बता सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में मेंशन है, आर्टिकल 20 क्लॉज ए में, और इसके साथ ही इसका मतलब क्या होता है कि द रिसर्च इज कैरी आउट आफ्टर द इंसिडेंट। तो जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद जो रिसर्च होती है वो इस पर क्या होती है, वैलिड होती है। जनरली इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई लॉ पास होता है तो वो लॉ फ्यूचर के लिए पास होता है और वो पास्ट पे अप्लाई नहीं होगा, और जब लॉ पास हो गया है, लॉ पास होने के बाद जो वो ऑफेंस कमिट होगा तो उस पर वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड
ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस की बात है, फ्रेटर्निटी की बात है, जस्टिस की बात है, मगर अडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शियली इनकैपेक्स। यहाँ पे पार्शियली इनकैपेक्स कौन से टाइम पीरियड, कौन सा यहाँ पे देखी जाती है ईयर? ये है 7 ईयर्स से 12 ईयर्स। 7 ईयर्स से यहाँ पे जो है मिनिमम एज के बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से इनकैपेक्स होते हैं, वो पार्शियली नहीं, पूरी तरह से इनकैपेक्स होते हैं। इन्हें डोली इनकैपेक्स भी देखा जाता है कि वो किसी भी ऑफेंस में गिल्टी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम एट प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसमें से किसमें इंडिया के फेडरल होने की बात कही गई है? वो ऑप्शन डी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट है उसका एम यही है कि इंडिया के स्ट्रक्चर को वो क्या करे, फेडरल बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ओनली टू अडल्ट, ओनली टू दोज हु आर कैपेबल ऑफ लॉफुली कमिट क्राइम्स, ओनली टू पब्लिक सर्वेंट, टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड कैपेसिटी। प्राइवेट डिफेंस सबको होता है उसका राइट। प्राइवेट डिफेंस का राइट हमारा तब से शुरू होता है जब से थ्रेट हमारे सामने आता है और जब तक वो थ्रेट कमेंसमेंट में रहता है और जब तक हमें ये फीलिंग रहती है कि अभी थ्रेट हो सकता है, तो इन सभी कंडीशंस में प्राइवेट डिफेंस रहता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, हेल्थ, कैपेसिटी, स्टेटस एक्सेट्रा, एंड इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट all irrespective of other defenses available to the other person like an unsound mind person। अगर कोई पर्सन अनसाउंड है तो उसके अगेंस्ट भी आप अपना सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस ड्रंकन पर्सन पे भी, चाइल्ड पर भी। प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन सेल्फ, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, स्ट्रेंजर के लिए। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होता है, बट यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैचिंग करनी है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज के प्रोविजंस को मैच करना है और इनको ABCD के उसमें मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फेडरेशन है, फेडरेशन हमने लिया है कनाडा से और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है ब्रिटेन से और इसके साथ ही यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने लिया है आयरलैंड से और फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ पे किससे लिए हैं? वो लिए हैं हमने USA से। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 3 2 4 1 ये हमारा सीक्वेंस होगा। जब भी आप इनको सीक्वेंस में एग्जाम में करें, इसको 2 बार ज़रूर रीचेक करें क्योंकि कई बार आते हुए भी कई बार हम उसको क्या कर जाते हैं, ऑप्शन में कंफ्यूज होकर गलत टिक हो जाता है, तो ज़रूर उसको 2 बार रीचेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑफिस में यानी कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन ग्रहण कराता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं हमारे CJI। नेक्स्ट इज द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। जो 5 ईयर टर्म होता है प्रेसिडेंट का वो कैलकुलेट कब से होता है? वो उस दिन से कैलकुलेट होता है जब से वो चार्जेस को संभालते हैं, डे ही एज्यूम चार्जेस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बारे में कहाँ पर दिया गया है? ये क्रिएट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट इज द मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड इन। मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी है ये 1906 में फॉर्म हुई थी। यहाँ पे एक गलत मार्क है तो इसका बी ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1906। इस ईयर जो है इसको फाउंड किया गया था मुस्लिम लीग पार्टी को। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसमें से कौन सा जो आर्टिकल है वो हिंदी को एक देवनागरी स्क्रिप्ट में एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन प्रोवाइड कराता है? ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पहली जो है स्टेटमेंट वो गलत है, जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। एक बार कंसिडर करते हैं इनको। इफ़ अ स्टेट डज नॉट अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देन अ केस मे बी फाइल्ड अगेंस्ट इन अ कोर्ट। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए गलत है, ये फंडामेंटल जो राइट्स के लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको कंसिडर करना ज़रूरी है इनकेस ये पूछ ले कि कौन सा करेक्ट है। तो गांधीज़्म यहाँ पे एलिमेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। दिस प्रिंसिपल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट, सिर्फ ये एक वेलफेयर के लिए एक आइडियल के तौर पे है। ये क्या है, ये उनके लिए लाइबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ सारी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 क्लोज ए में गिवन है। और इसके साथ ही यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ सारी ये क्या है, ये भी एक यहाँ पे क्या है फंडामेंटल राइट्स की तरह इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये एज्यूम किया जाता है कि हर व्यक्ति अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो 1935 है इसमें यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई है और यहाँ पे डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस की बात नहीं की गई है। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ रेस जुडिकाटा डिपेंड्स अपॉन। इसमें से किस पे जो है रेस जुडिकाटा का जो रूल है वो क्या करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है, वो आइडेंटिटी ऑफ सब मैटर पे डिपेंड करता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जनरल ऑफर इज एन ऑफर। एक जनरल ऑफर क्या होता है, एक ऑफर होता है जो किसके थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड, कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। तो इसमें कार्लिल वर्सेस कार्बोली का बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है और ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कारगिल विक्ट्री डे। कारगिल विक्ट्री डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल वाला है when the parties to an agreement agree on same thing in the same sense then arises a legal binding obligation between them। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा प्रिंसिपल कह रहा है कि जब एग्रीमेंट कब होगा, जब पार्टीज सेम थिंग पे सेम सेंस पे क्या होगी, यहाँ पे अगर एग्री होती हैं तो ऑब्लिगेशन दोनों पे होगा। अभी यहाँ पे क्लियरली आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं। तो संजय रॉट टू अजय ऑफरिंग टू सेल हिज हॉर्स फॉर ₹20,000। संजय क्या करता है, अजय को ऑफर देता है 20,000 रुपये में उसके हॉर्स को क्या करने के लिए, बेचने के लिए। अजय लिखता है कि आई एग्री टू परचेज योर ब्लैक हॉर्स। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है हीज हॉर्स, बट अजय ने लिखा है योर ब्लैक हॉर्स। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। सो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा कि द पार्टीज आर नॉट बाइंडिंग बाय द एग्रीमेंट एज द ऑब्जेक्ट इज अनसर्टेन। तो यहाँ पे अगर ये खाली हॉर्स होता तो ये यहाँ पे क्या होता, इन्फोर्सेबल होता, बाउंड होता, या यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्या होता, ब्लैक हॉर्स होता। लेकिन ब्लैक हॉर्स की बात नहीं है, एक जगह खाली हॉर्स है, एक जगह ब्लैक हॉर्स है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अनसर्टेन है। तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए ऑप्शन बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ही टेल्स स्टोरीज अबाउट हिमसेल्फ ही इज इंक्लाइंड टू ड्रॉ अ लॉन्ग बॉन ऑफ एक्सग्रेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है। यहाँ पे गेट इमोशनल, गेट एक्साइटेड, अंडरस्टेट, ये वाले ऑप्शंस नहीं हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट। जो अपने डेप्ट को पे करने में अनेबल होता है ही इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का राइट होता है वो कब कितना एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पे ये राइट डेथ को एक्सटेंड कर जाता है, बट जनरली क्या होता है कि जितना यहाँ पे हार्म है, जितना थ्रेटेन है, जितना डर है, उसी के रेशियो में, उसी के प्रोपोर्शनेट यहाँ पे क्या होता है, हम अपने राइट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर मस्ट बी नो हार्म
inflicted then necessary for the purpose of defense as private defense is preventive right, कि हमें सिर्फ प्राइवेट डिफेंस को दूसरे को पनिश करने के लिए नहीं, सिर्फ खुद को बचाने के लिए यूज करना है, विच हैज़ बीन गिवन अप टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम डेंजर, कि आप अपने सामने आने वाले खतरे से बच सको। मान लीजिए ए ने बी को एक थप्पड़ मारा, इसके डिफेंस में बी ए का मर्डर नहीं करेगा, सिर्फ उसको इतना करना है कि वो खुद का डिफेंस कर सके। तो इसीलिए इसका क्लियरली मतलब यही है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय क्योर्जन, जब कंसेंट क्योर्जन के थ्रू ली जाती है, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो यहाँ पे व्हेन द कंसेंट इज एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इसके बाद ये स्टेटमेंट क्या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है। तो जिसकी कंसेंट क्योर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन इनके थ्रू ली गई है, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहते हैं, इन्फोर्सिबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ये वॉइडेबल इनके ऑप्शन पे होगा। नेक्स्ट इज विपो, यहाँ पे किसके लिए स्टैंड करता है, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो डेट और ईयर है वो 14 जुलाई 1967 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेन टू ट्रेड, अगर कोई एग्रीमेंट ट्रेड और मैरिज को रेस्ट्रेन करने के लिए बनाया जाता है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो मैरिज का एग्रीमेंट, अगर मैरिज रेस्ट्रेनिंग एग्रीमेंट है वो भी वॉइड, ट्रेड वाला भी वॉइड। करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें हमें सीरीज को कंप्लीट करना है, तो सीरीज को हम कंप्लीट करते हुए देखते हैं। 125 और 180 में क्या डिफरेंस है, -45। 180 to 45 में कितना डिफरेंस है, -35, यानी कि डिफरेंस में माइनस करना है, और डिफरेंस जितना आ रहा है उसके डिफरेंस में से भी 10 माइनस किया है, यानी कि -45, -35, -25। अब हमें लास्ट डिजिट में क्या करना है, -15। तो यहाँ पे -15, 20 में से 15 माइनस करेंगे, हमें करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन ए, यानी कि 5। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं हम, वन अगेंस्ट होम अ केस इज फाइल, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है वो डिफेंडेंट होता है, और जो केस फाइल करता है वो प्लेंटिफ होता है, और जो पर्सन गलत करता है वो रॉन्ग डूअर होता है, अक्यूज्ड वो होता है जिसके अगेंस्ट क्या हो जाती है, वो फाइल चार्ज होने के बाद केस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस भारत रत्न एंड पद्म श्री अवार्ड अंडर, ये एंड है, एंड ये जो अवार्ड स्टार्ट किए गए हैं, जनरली हम देखते हैं कि टाइटल्स, सारे टाइटल्स को क्या है वो उपाधियों पे अबॉलिश किया गया है, लेकिन ये अवार्ड्स हैं इनको अबॉलिश नहीं किया जा सकता, और ये आर्टिकल 18 में फॉल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, जैसे भी हम बात कर चुके हैं पहले कि मैरिज और ट्रेड अगर इनको रेस्ट्रेन करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वॉइड होगा, एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अब हम इसके फैक्ट को पढ़ते हैं। ए प्रॉमिस टू पे ₹20,000 टू बी इफ बी डज नॉट मैरी सी, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा अगर तुम सी से शादी नहीं करोगे। बी मैरिज डी, बी डी से शादी कर लेता है, एंड देयर आफ्टर क्लेम्स फॉर ₹20,000, और वो 20,000 रुपये के लिए ए से क्लेम करता है, और वो ये कहता है कि हमारा जो लॉ है वो सिर्फ एक शादी को गवर्न करता है, एक शादी अलाउ करता है, इसीलिए मैंने डी से कर ली है, तो अब तुम मुझे 20,000 रुपये दो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, इसीलिए बी के पास कोई राइट नहीं है कि वो क्लेम कर सके। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्लियरली ये है गिवन है कि एज पर द गिवन प्रिंसिपल एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग मैरिज आर वॉइड, सो B can't claim anything from A despite complying with the condition put forth by A, as a valid contract was never formed between A and B. A और B के बीच में कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसीलिए इसलिए वो यहाँ पे कुछ भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A intentionally pulls a woman's wheel without her consent to make her afraid of is liable for. यहाँ पे ए क्या करता है, एक औरत का जो यहाँ पे वो घूंघट होता है, व्हील होता है, उसको हटा देता है, इसलिए हटाता है कि उसके मन में वो क्या कर सके, डर बैठा सके. तो जब फोर्स का यूज़ होता है डर बिठाने के लिए तो वो क्रिमिनल फोर्स कहलाता है. अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको ऑप्शन नहीं आते सारे तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी सही आंसर निकाल सकते हैं. तो इसीलिए सारे ऑप्शंस को कंसीडर एक बार ज़रूर करना होता है एग्जाम में. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. हिटिंग, टचिंग एंड स्ट्राइकिंग अ पर्सन with an intention to commit same offense or to cause fear, injury or annoyance to the other constitute the offense of criminal force. और ये कौन सा ऑफेंस फिर यहाँ पे फॉल्स होता है, वो क्रिमिनल फोर्स यूज होता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इन्वॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको आता है, लेकिन कई बार काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन डी गिवन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है. ये क्या कहता है, व्हेन वाज आर्टिकल 21 क्लॉज ए राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इन द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये पार्ट ऑफ है, काइंडली करेक्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट ऑप्शन इज 2002. इसके थ्रू राइट टू एजुकेशन लाया गया और यहाँ पे इसे फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, जो कि क्या कहती है, द नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसाइडेड एज पर द 2011 सेंसस. तो गलत है ये. सही स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है. तो ऑप्शन बी है, पार्लियामेंट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. पार्लियामेंट क्या करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स का नंबर डिसाइड करती है. करेक्ट है. द डिसीजन ऑफ द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कांट बी चैलेंज इन द कोर्ट. दैट इज करेक्ट. द टेन्योर ऑफ द मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 ईयर. ये बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे जो इनका टर्म होता है वो 6 ईयर होता है. इसके साथ ही जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा का टेन्योर भी 6 ईयर होता है और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्ट्रक हिज वाइफ बी ऑन द हेड अ सिंगल ब्लो विथ अ रोलर पिन. बी फेल डाउन ब्लीडिंग विथ नोज एंड बिकम सेंसलेस. A thinking that B was dead, hang her with a piece of rope from ceiling which actually caused B's death. A is guilty of grievous hurt. ये यहाँ पे IPC का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है. तो केस लॉ के फैक्ट हैं. इसमें जनरली क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगता है कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया, मर्डर किया, बट एक्चुअली इस केस को समझना ज़रूरी है. तो इस केस को एक बार ब्रीफ में देखते हैं. क्या है कि यहाँ पे ए क्या करता है, अपनी वाइफ के सर पे एक रोलर पिन से मारता है और उसकी वाइफ की नाक से खून निकलता है, वो बेहोश हो जाती है. उसकी वाइफ जब सेंसलेस हो जाती है, ए को लगता है कि मेरी वाइफ मर चुकी है और यहाँ पे ए को लगता है कि मेरी वाइफ मर चुकी है. तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब जो उसका एक्ट है वो ये है कि वो एविडेंस मिटा रहा है. उसका एविडेंस मिटाने के लिए वो क्या कर रहा है, उसने अपनी वाइफ को एक रोप से हैंग कर दिया सीलिंग फैन पे ताकि सबको सुसाइड दिखे. तो यहाँ पे बेसिकली उसने जो एक्ट कमिट किया, उसका एक्ट ये था कि उसने रोलर पिन से अपनी वाइफ को यहाँ पे हिट किया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई और वो सेंसलेस हो गई. तो यहाँ पे उसने ग्रीवियस हर्ट की. नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इसमें देखें, जो उनका ऑफेंस है वो ये है कि उसने एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है. तो उसने एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है, इसीलिए यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन हमारा ग्रीवियस हर्ट होगा. इसकी एक बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ए इंटेंडेड टू कॉज ओनली ग्रीवियस हर्ट. उसकी इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट थी, डेथ नहीं थी. ए एज्यूम बी टू बी डेड. ए ने एज्यूम किया कि वो मर चुकी है, इसीलिए उसने उसको क्या किया, उसको हैंग किया. ए कैन मैक्सिमम बी मेड लाइबल फॉर द टेम्परिंग विथ एविडेंस.
टेम्परिंग विथ एविडेंस ग्रीवियस हर्ट बट नॉट फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड बिकॉज ही लेक्ड द रिक्विसाइड मेंस रिया, क्योंकि यहाँ पे मेंस रिया नहीं है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स यहाँ पे क्राइम के एलिमेंट्स अगर हम देखें तो मेंस रिया और एक्टस रिया होते हैं। तो अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे मेंस रिया मिस है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मर्डर में नहीं गिन सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रीवियस हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टॉर्ट। और टॉर्ट जो है, टॉर्ट के अंदर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, ना कि लिक्विडेटेड डैमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the provisions of the Constitution of India like constitutional amendment can be done by 2/3 majority of parliament। यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 तरह से अमेंड होता है। एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आर इनकॉर्पोरेटेड विथ। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, अमेंडमेंट जो हमने प्रोसीजर लिया है वो साउथ अफ्रीका से लिया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Next question is the representative of the state in the Rajya Sabha are elected by which one of the following। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं राज्य सभा के, ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू एन एंटी एस्पियोनेज ऑपरेशन दैट वाज स्टार्टेड बाय द मिलिट्री इंटेलिजेंस इन 2019। हम जो कम्युनिटी में क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं और टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं, अगर आप वहाँ पे एक्टिव रहते हैं तो वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को पोस्ट किया था। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑपरेशन डेजर्ट चेस। तो आप अगर नहीं करते हैं तो हमारे चैनल की कम्युनिटी भी चेक किया कीजिए, हम वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी, तो वहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बुक शॉप अ कैटलॉग ऑफ बुक्स enlisted the price of each book and specify the place where the particular book is available is। तो यहाँ पे जब ये इनविटेशन टू ऑफर है, आप एक बुक शॉप में बुक्स लगी होती है, लाइन से उनका प्राइस लिखा होता है और एक स्पेसिफिक जगह पे अवेलेबल होती हैं, तो वो आपको क्या कर रही हैं, इनवाइट कर रही हैं। तो मान लीजिए आपको उसमें से कोई बुक लेनी है, आप अंदर जाके शॉपकीपर से बोलोगे कि आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक एट दिस प्राइस। तो यहाँ पे आप उस शॉपकीपर को क्या कर रहे हो, शॉपकीपर को आप ऑफर दे रहे हो। अगर शॉपकीपर रेडी होता है तो यहाँ पे फिर आपका जो है वो आगे प्रोसेस चलता है। तो ये सिर्फ ओनली जो आपको शो हो रहा है ये इन्विटेशन टू ऑफर है, नॉट एन ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टॉर्ट इज वायलेशन ऑफ। यहाँ पे क्या होता है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में टॉर्ट में क्या होता है कि राइट इन रेम होता है। जनरली राइट इन रेम का क्या मतलब होता है, एक ऐसा राइट, अ राइट इन सम डिटर्मिनेट पर्सन एंड अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। तो टॉर्ट जो है वर्ल्ड एट लार्ज सबके लिए अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे राइट इन रेम का यूज हो रहा है, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड एट लार्ज। राइट इन पर्सोनम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि राइट इन पर्सोनम इसके अंदर है। राइट इन रेम जो है वो क्या है, बहुत ब्रॉड है। राइट इन पर्सोनम वो इतना है, राइट इन पर्सोनम इतना है, और टॉर्ट बात करता है सबकी। इसलिए करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल, इमूवेबल, जैसे कि थेफ्ट है वो खाली क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस होती है, बट तीनों क्या है यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। यहाँ पे तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी। इसमें से कौन स्टैंडिंग कमिटी नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताना है। टू पिक हॉल्स, टू पिक हॉल्स का मतलब क्या होता है कि किसी के आइडिया, किसी के काम को क्या करना, उसमें रॉन्ग, गलतियां ढूंढना, उसमें उसको क्रिटिसाइज करना। करेक्ट ऑप्शन है टू क्रिटिसाइज समवन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कई लोग जैसे इसमें बताया गया है इसके अकॉर्डिंग, टू ट्राई टू मेक एन आइडिया और पीस ऑफ वर्क सीम्स बैड बाय फाइंडिंग ऑल द थिंग्स। सारी चीज़ों में बुरा देखना, सारी चीज़ों में गलत देखना, कुछ कमी ढूंढना, अच्छी चीज़ें ना ढूंढना, किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो इसका मतलब होता है टू पिक होल्स का
to criticize someone. Next, a person summoned to produce a document. किसी पर्सन को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जाता है. इसका क्या मतलब है? इसका यहाँ पे अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें, पहला ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है, डज नॉट बिकम अ विटनेस इन द केस अनलेस ही इज कॉल्ड अ विटनेस. तो यहाँ पे वो क्या होता है, वो उस केस का विटनेस नहीं बनता. अगर किसी को डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया जा रहा है तो वो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो केस का विटनेस हो गया. उसे विटनेस, जब तक एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाएगा वो नहीं माना जाएगा. जो ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑटोमेटिकली बिकम्स अ विटनेस इन अ केस, कभी भी कोई ऑटोमेटिकली विटनेस नहीं बनता है. नेक्स्ट के क्यों नहीं होगा, ऑटोमेटिकली बिकम्स अ हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस भी नहीं होगा क्योंकि उसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बुलाया जा रहा है. ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो कैन बी क्रॉस एग्जामाइंड विदाउट बीइंग कॉल्ड एज अ विटनेस, ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ द प्रिविटी रूल. तो प्रिविटी रूल में क्या होता है, थर्ड पार्टी को यहाँ पे देखा जाता है टॉर्ट में, जैसे कि प्रिविटी का रूल. तो इसमें क्या है, एक्सेप्शंस कौन सी है, ट्रस्ट भी एक्सेप्शन है, फैमिली अरेंजमेंट्स एंड मैरिज सेटलमेंट भी एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी का रोल हो जाता है. एक्नॉलेजमेंट एंड स्टॉपल, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी होती है. तो अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैव अ राइट टू सू. तो यहाँ पे सिर्फ पार्टी के पास राइट होता है प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कि वो सू कर सकते हैं, केस कर सकती है और ब्रीच के लिए. बट व्हेन द थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू ट्रस्ट, फैमिली अरेंजमेंट, स्टॉपिंग एक्सेट्रा, दे कैन गिव एक्सरसाइज सच राइट, और वो यहाँ पे उन्हें वो राइट देते हैं. तो प्रिविटी में क्या होता है कि ओनली पार्टी कर सकती हैं, तो ये इनके एक्सेप्शंस हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ कॉर्पोरेशन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. जब कोई कॉर्पोरेशन एंटर होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी, इसे बोलते हैं अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, इंट्रा वायरस का मतलब होता है विद इन द पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है, प्रपोजल से शुरू होता है. जब प्रपोजल होता है उसके बाद एक्सेप्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज़ें होती है, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं. रेशनल द कॉन्ट्रैक्ट बिगिंस विद अ वैलिड ऑफर. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. यहाँ पे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. इसमें कुछ भी ऑफेंस नहीं है जब आप उसे किसके तौर पे, प्राइवेट डिफेंस के तौर पे यूज करते हो. तो फैक्ट क्या कहता है यहाँ पे, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, मैडनेस के इन्फ्लुएंस में ए क्या करता है, अटेम्प्ट टू किल बी, बी को मारने के लिए अटेम्प्ट करता है और बी खुद को सेव करने के लिए ए को मार देता है. तो ऐसी कंडीशन में ए बी जो है वो लाइबल नहीं होगा क्योंकि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो इनके अगेंस्ट भी यूज होता है, अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट भी. तो यहाँ पे उसने खुद को डिफेंस करने के लिए यहाँ पे जो एक्ट किया है, इसीलिए बी हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज बाय शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पुट अ बैट for dog in his pocket and it induced Z's dog to follow him in order to take him. यहाँ पे जो है ए क्या करता है, अपने पॉकेट में कुछ रखता है, जेड के डॉग को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको इंड्यूस करता है, लालच देता है. द डॉग मूव्स अक्रॉस द लेन और डॉग जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है और वो लेन को अक्रॉस करके उसकी तरफ जाता है. बट ऑन सीइंग जेड ही रिटर्न्स बैक विथ हिम. जेड स्यू ए डिसाइड द गिल्टी ऑफ ए. तो यहाँ पे आपको ए का एक्ट बताना है कि क्या वो थेफ्ट के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा. वो बेसिकली थेफ्ट के लिए लाइबल होगा क्योंकि जैसे ही डॉग ने मूव किया उसका अटेम्प्ट टू थेफ्ट यहाँ पे क्या बन गया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट डायरेक्ट थेफ्ट बन गया. और यहाँ पे किसी को इंड्यूस करना, इंटाइज करना, तो ये सब थेफ्ट के एलिमेंट्स में आते हैं. इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द डॉग ऑफ ए मूव्स फ्रॉम हिज पोजिशन, moves from his position with the inducement caused by Z. यहाँ पे गलत हो रहा है. द कंसेंट ऑफ ए, hence offense
ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड, और यहाँ पे जो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट है वो कमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है 35 ईयर्स ऑफ एज। ऑप्शन बी क्या कहता है, ही शुड बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये ऑप्शन गलत है। मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड, मस्ट बी इंडियन सिटीजन, शुड बी एलिजिबल, यहाँ पे शुड बी लिखा है एलिजिबल, टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा नॉट अ राज्यसभा, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3। इस क्वेश्चन के हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, ए और बी का रेशियो है 3/4, और बी और सी का रेशियो कितना है 12/13, कितना है 12/13। अब हमें इसमें ए और सी का रेशियो बताना है। ए का रेशियो ऊपर है, बी दोनों तरफ है, यहाँ पे भी बी है, बी और सी, तो बी एक दूसरे से कट जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड नीचे का 13 रहेगा। ए और सी का रेशियो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें एक स्टेटमेंट एज्यूम्शन आपको देखने आए हैं और इसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट इस पर सूट करेगी। तो पूरी सिचुएशन को आपको पढ़ के एनालाइज करके अपने एनालिटिक्स यूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जॉर्जिया इज ओल्डर देन हर कजन मार्शा। तो जॉर्जिया क्या है, अपनी कजन मार्शा से बड़ी है। और उसके बाद मार्शास ब्रदर बार्ट इज ओल्डर देन जॉर्जिया। अब इसके बाद क्या है, व्हेन मार्शा एंड बार्ट आर विजिटिंग विद जॉर्जिया, ऑल 3 लाइक्स टू प्ले अ गेम ऑफ मोनोपोली, और दोनों मोनोपोली गेम खेलते हैं। मार्शा विन्स मोर ऑफ्टन देन जॉर्जिया, और मार्शा क्या करती है, वो जॉर्जिया से कई ज़्यादा बार जीत जाती है। ये इतनी सी सिचुएशन है। इस सिचुएशन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा सूट कर रही है। व्हेन ही प्लेस मोनोपोली विथ मार्शा एंड जॉर्जिया, बोथ ऑफ्टन लूजेस, दैट इज इनकरेक्ट। ऑफ द 3 जॉर्जिया इज द ओल्डेस्ट, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट ऑप्शन, जॉर्जिया हेट्स टू लॉट एट मोनोपोली, ये भी गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट है कि क्या है, इन तीनों में मार्शा क्या है, सबसे छोटी है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ जॉर्जिया इज ओल्डर देन मार्शा एंड बार्ट इज ओल्डर देन जॉर्जिया, देन मार्शा हैज टू बी द यंगेस्ट ऑफ द 3। बिल्कुल सही, मार्शा यहाँ पे तीनों में सबसे छोटी है। चॉइस बी इज क्लियरली रॉन्ग बिकॉज बार्टा इज द ओल्डेस्ट। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन द पैराग्राफ टू सपोर्ट एदर चॉइस ऑफ ए एंड सी। Next question is, proper respect is shown to national anthem by standing up when the national anthem is sung. It will not be right to say the disrespect is shown by not joining the singing it has been given in the case. यहाँ पे जो हमारा नेशनल एंथम है वो सब खड़े होके गाते हैं, अगर इसमें कोई इसको नहीं गाता है तो ये इसकी क्या है, डिसरिस्पेक्ट नहीं है। ये बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में फॉल हुआ बना है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज। पक्षियों की स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइट पेपर मीन्स। व्हाइट पेपर का मतलब होता है गवर्नमेंट स्टेटमेंट ऑन अ पॉलिसी मैटर। पॉलिसी मैटर्स जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स होती हैं उनको व्हाइट पेपर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव कॉमन बाउंड्री विद बांग्लादेश। इन तीनों स्टेट की बांग्लादेश के साथ कॉमन बाउंड्री है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल क्या कहता है, मास्टर इज लाइबल फॉर एनी डॉट कमिटेड बाय ही सर्वेंट। मास्टर अपने सर्वेंट के हर एक्ट के लिए लाइबल होगा, बट वो एक्ट कब होना चाहिए, कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो होना चाहिए।
तो फैक्ट क्या कहते हैं, मार्टिन अपॉइंटेड गोपाल एज हिज ड्राइवर। मार्टिन ने गोपाल को एज अ ड्राइवर जो है वो क्या किया, अपॉइंट किया। ऑन डे मार्टिन सेट द ड्राइवर टू फिट सम गुड्स फ्रॉम अ नियर बाय शॉप। एक दिन मार्टिन ने उसे क्या बोला, शॉप से कुछ गुड्स लाने के लिए भेजा। ऑन हिज वे गोपाल ड्रोव एक्सट्रीमली नेग्लिजेंटली एंड इंजर्ड अ पेडेस्ट्रियन हु वाज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड एज पर द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल की वजह से यहाँ पे एक जो पैदल चल रहे यात्री को उसने क्या किया, नेग्लिजेंटली ड्राइव करते हुए इसको घायल कर दिया। तो यहाँ पे वो जो पर्सन है, पेडेस्ट्रियन है, वो गोपाल और मार्टिन दोनों को इसके लिए सू कर सकता है, क्योंकि गोपाल ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट था और यहाँ पे ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जब कोई एक्ट होता है तो उसके लिए यहाँ पे सर्वेंट और मास्टर दोनों ही इक्वली लाइबल हो सकते हैं, होते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैरिज बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम कैन बी सोलेमनाइज्ड अंडर। एक जो मैरिज है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच होती है तो वो मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में फॉल करती है। इन्यूंडो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ गुड लुकिंग स्टेटमेंट विद हिडन डिफेमेटरी मीनिंग। ये टॉट के अंदर होता है और ये डिफेमेशन से रिलेट करता है। डिफेमेटरी एक स्टेटमेंट होती है जिसमें वो छुपी होती है डिफेमेटरी मीनिंग और वो ऊपर से अच्छी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट इज अवेलेबल टू। तो आरटीआई जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन ये एक फंडामेंटल राइट है। काफ़ी कन्फ्यूजन होती है ये कौन से टाइप का राइट है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियरली जो है एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये आर्टिकल 21 के क्लॉज में फॉल करता है। तो ये किसके लिए, किस किस पास अवेलेबल है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑफ। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ होती है ये किस पर डिपेंड करती है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो है स्टेटमेंट बी द फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये गलत है। सही स्टेटमेंट को एक बार कंसिडर करते हैं। फाइनेंस बिल कांट बी सबमिटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही है। फाइनेंस बिल जो है यहाँ पे हमारे लोअर हाउस में प्रेजेंट हो सकते हैं, अपर में नहीं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज नो राइट टू चेंज द फाइनेंस बिल, दैट इज करेक्ट। फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन बोथ हाउस। यहाँ पे उसको पहले जो है वो इनिशिएट कहाँ पे किया जाता है, वो लोअर हाउस में, उसके बाद उसको यहाँ पे किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है दोनों ही हाउसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मस्ट बी। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए purposes by letter to sell a horse to be at a certain price. The communication of proposal is complete when B receives the letter. जब भी उस लेटर को रिसीव कर लेगा तभी यहाँ पे जो उनकी कम्युनिकेशन है प्रपोजल की, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द वर्ड इज क्लियरली सेज दैट ओनली टिल द प्रपोजल। द प्रपोजल यहाँ पे कब कंप्लीट हो जाएगा, जब बी उसका लेटर को रिसीव कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी पर्सन कैन बी स्यू फॉर टॉर्ट इन इंडिया। कोई भी जो पर्सन है इसमें वो किसके लिए टॉर्ट के लिए स्यू हो सकता है इंडिया में, एक्सेप्ट किसके अलावा, फॉरेन सोवरेन भी हो सकते हैं, स्टेट भी हो सकते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक इन्फेंट जो है यहाँ पे, एक छोटा सा बहुत छोटा बच्चा, वो क्या हो सकता है, वो इसके लायबल नहीं हो सकता। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो देयर आर सर्टेन पर्सन्स हु कांट बी स्यूड विद फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर, पब्लिक ऑफिशियल्स एंड द स्टेट। यहाँ पे काफ़ी ऐसे लॉज में ये बातें होती हैं यहाँ पे कि इनको जो है स्यूड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एन इन्फेंट इज अ जनरल लाइबल फॉर इज टॉट इन सेम मैनर एज अ अडल्ट, हाउएवर वेयर द इंटेंशन नॉलेज और मैलिस इज इसेंशियल इंग्रेडिएंट और लाइबिलिटी। सो इन्फेंसी कैन बी डिफेंस। इन्फेंसी यहाँ पे डिफेंस होती है
और इसके साथ यहाँ पे कई आईपीसी या कई अलग अलग जगह पे कई कई लॉज में यहाँ पे जो एम्बेसडर होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं, इनको डिफेंस मिलता है, लेकिन जो एक प्रॉपर डिफेंस है टॉर्ट के अंदर वो यहाँ पे इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो इन्फेंट को प्रॉपर पूरी तरह से डिफेंस मिलता है। नेक्स्ट इज इन टॉर्ट द रेमेडी इज अवेलेबल अगेंस्ट रेम। तो यहाँ पे जो रेमेडी अवेलेबल होती है वो रेम के लिए होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो राइट वायलेट होता है वो भी वर्ल्ड एट लार्ज होता है, रेम होता है। अ टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ राइट्स इन रेम। टॉर्ट क्या होता है, राइट इन रेम में क्या होता है, वायलेशन होता है, दैट इज ऑफ अ राइट वेस्टेड इन सम डिटरमिनेट पर्सन एंड अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। और यहाँ पे वो राइट जो है, ये टॉर्ट बेसिकली वर्ल्ड एट लार्ज होता है, पर्सन जो है वो एक पॉइंट है, वर्ल्ड एट लार्ज में सब है, इसीलिए रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी रिसेंटली जजमेंट आई है जिसमें डॉटर्स को सन के इक्वल राइट दिया गया है यहाँ पे, और इसको जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया गया है। तो इन विच ऑफ द केस सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट अमेंडेड हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड किया है, और इसमें डॉटर्स को इक्वल जो है इनहेरिटेंस राइट दिया है, प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी, विल हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये विनीता शर्मा वर्सेस रुपेश शर्मा के केस में कहा गया है। ये रुपेश नहीं है, राकेश शर्मा है। करेक्ट ऑप्शन सी है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा है, रुपेश नहीं है, राकेश शर्मा है। यहाँ पे इसको कहा गया है, इस केस में ये बात कही गई है, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 2020 का दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है वो केजांग डी थोंगडोक को कहा गया है, इनको दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज टू मैन। यहाँ पे ये किया गया है, मालदीव्स के साथ ये एग्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली मेट्रो स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। इसमें से कौन से स्टेशन को सुप्रीम कोर्ट स्टेशन कहा जाएगा। दिल्ली की मेट्रो है, तो ये है प्रगति मैदान की मेट्रो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू किक स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सबसे पहले अमेंड होने के बाद इम्प्लीमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग टॉपिक है। तो इससे और बाबरी मस्जिद के केस, और यहाँ पे इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर का एब्रोगेशन हुआ है, अभी जो डॉटर राइट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, ई लोक अदालत में, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following state legislative assembly has passed a bill proposing three capitals legislative, executive, judicial for the state। उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश में ये बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया रैंक एट डैश स्पोर्ट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इंडिया की रैंक है इसमें 34th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिमल जुल्का इज करेंटली इन द न्यूज़। बिमल जुल्का भी करेंटली न्यूज़ में थे, और यहाँ पे ये क्या है, बिमल जुल्का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं इंडिया के। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू असिस्ट आइलैंड नेशंस इन ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो इसका नाम है यहाँ पे मिशन सागर। मिशन सागर में ये किया गया था, इंडिया गवर्नमेंट ने किया था, जिसमें उन्होंने आइलैंड नेशंस ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशन को असिस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द म्युनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट कमेटी बाय फॉर्म बाय सेबी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुजीत प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मार्च 2020 द सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स परमानेंट कमीशन फॉर वीमेन इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में परमानेंट कमीशन की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विल लीड द 10 डिफरेंट हाई लेवल कमिटीज टू सजेस्ट मेजर
for post 21 day lockdown imposed to contain the coronavirus pandemic। कोरोना वायरस की वजह से जो 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगा था तो उसमें 10 हाई लेवल की कमेटीज बनाई गई थी जिनको यहाँ पे हेड किया था पी के मिश्रा जी ने। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द 20 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वीमेन। तो ये यहाँ पे ताहिरा कश्यप ने ये बुक लिखी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी हाल ही में एक नया जो है नेशनल स्लोगन डिक्लेयर हुआ है तो इसका नाम है जॉय बांग्ला। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये अभी अभी डिक्लेयर हुआ है नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिस्पेक्ट्स 2019 रिपोर्ट इंडियाज पॉपुलेशन रीच। यहाँ पे भी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट आई है जिसमें इसमें ये कहा गया है कि 2019 के मिड में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी पहुंच गई 1.36 बिलियन पहुंच गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को पीछे करके नंबर 1 पे पहुंच जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउन साइंड्रोम्स इज कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन। यहाँ पे जो डाउन साइंड्रोम्स है वो किसकी यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है इज ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम्स। जब क्रोमोसोम्स में कुछ इस तरीके से असामान्यता आती है तो जो साइंड्रोम्स हैं वो डाउन होते हैं। नेक्स्ट अ जजमेंट। एक जजमेंट यहाँ पे क्या है, जजमेंट में क्या होता है उसमें शुड नॉट कंटेन किसका नाम नहीं होना चाहिए। जो सेक्सुअल ऑफेंसेस में विक्टिम होते हैं उनका यहाँ पे ओरिजिनल नाम नहीं मेंशन होता है। इसके साथ ही जजमेंट में ये तीनों चीज़ें होती हैं, आपको तीनों चीज़ें भी कंसिडर करनी है। इंक्लूड एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ये भी लिखा होता है। मस्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द एक्यूज्ड और ऐसी भाषा में लिखा जाता है कि एक्यूज्ड उसे पढ़ सके। इनकेस एक्यूज्ड अनपढ़ है तो उसको पढ़ के सुनाया जाता है। इन केस ऑफ एक्विटल नीड नॉट डायरेक्ट टू द एक्यूज्ड टू बी सेट फ्री। और यहाँ पे अगर एक्विटल हो रहा है तो यहाँ पे उसको डायरेक्ट जो है एक्विटल नीड नॉट डायरेक्ट द एक्यूज्ड टू बी सेट फ्री और उसको तुरंत ही यहाँ पे जो है इसके बारे में भी एक्वेशन या एक्विट हो रहा है या फ्री हो रहा है, जो भी हो रहा है, एक्विटल हो रहा है या यहाँ पे एक्यूज्ड गिल्टी हो रहा है, वो सभी यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको पैसेज को रीड करना है और आंसर देना है। 6 कॉलेजियस यहाँ पे PQRSTUV यहाँ पे बैठे हैं। एक हेक्सागोनल टेबल है, चाहे आप इसे इस तरीके से समझ लें चाहे आप इसे सर्कल में बना लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे इन्होंने फेस कर रखा है। P इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। सबसे पहले हम यू बनाएंगे। यहाँ पे सर्कल की जो है प्रॉपर जगह नहीं है, आप अपनी बुक में अच्छे से ड्रॉ करें। मैं भी इसको ऐसे बनाती हूँ। P के यहाँ पे क्या बोल रही है, द लेफ्ट ऑफ यू। यू यहाँ पे हो गया, क्या है, P इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, यहाँ पे एक पर्सन की जगह है, सेकेंड पे P है। U, Q इज द नेबर ऑफ R एंड S और यहाँ पे 6 लोग हैं। Q किसके क्या है, Q यहाँ पे R और S का नेबर है तो R यहाँ आ सकता है या R यहाँ आ सकता है, R और S यहाँ पे से एक आ सकते हैं। T इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। लेफ्ट अगर S यहाँ है, S का लेफ्ट इस तरफ होगा, T यहाँ आएगा। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है। T की सिचुएशन सेकेंड लेफ्ट है तो यहाँ पे S नहीं आ सकता और अगर T यहाँ पर आया, अगर T यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे Q की इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो हमारी ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे ये बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या रह गया, P की भी जगह मिल गई, Q की भी जगह मिल गई, R बाकी है, R को यहाँ बिठा दो, S भी बन गया, T भी बन गया, U भी बन गया। अब इसमें से क्या करना है, बता क्या पूछ रहा है ये, हु इज द 4th पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ Q। तो Q के लेफ्ट में 4th पर्सन क्या है, 1 2 3 4 P। करेक्ट ऑप्शन इज P। सेकेंड क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट है। अब वो क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू P। P के अपोजिट में यानी एग्जैक्ट सामने कौन बैठा है, S। 2 पर्सन इधर बीच में, 2 पर्सन इधर बीच में है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, S।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, एक कॉइन को 4 बार क्या किया जा रहा है, वो टॉस किया जा रहा है. इफ हेड एंड टेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टॉस कमिंग इन द ऑर्डर. अब यहाँ पे हम देखते हैं एक कॉइन को 4 बार घुमाया जा रहा है और यहाँ पे 4 की एक्सेप्शंस की बात हो रही है. 4 को एक्सेप्ट करके तो यहाँ पे हर किसी को 4 बार घुमाया जाएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 16 हो जाएगी. और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, द टोटल पॉसिबल आउटकम 16 आ रहे हैं. अब जो फेवरेबल आउटकम है, हमें यहाँ पे किस चीज़ को चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसेस. या तो एक बार में हेड आएगा या टेल आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. तो यहाँ पे बिकॉज एक ही होगी, आउटकम हमारा फेवरेबल आउटकम 1 होगा और यहाँ पे पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 16. करेक्ट ऑप्शन तो हमारा क्या है, ऑप्शन 2. बिकॉज HH कैन कम ओनली इन वन वे, प्रोबेबिलिटी 1/16. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है. इन लीगल टर्म्स परमानेंट डिस्पोजिशन ऑफ द साइड ऑफ एदर आइज वुड अमाउंट टू. तो किस परमानेंट डिस्पोजिशन जो होता है बॉडी के किसी भी पार्ट का, तो चाहे आप आई को यहाँ पे रिमूव करते हैं या किसी के हैंड ब्रेक होता है या कुछ इस तरीके से डिस्पोजिशन होता है, तो ग्रीवियस हर्ट में फॉल करता है. हर्ट जो है, सारी जो ग्रीवियस हर्ट है वो हर्ट होती है, लेकिन जो हर्ट है सारी हर्ट वो ग्रीवियस हर्ट नहीं होती है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, ग्रीवियस हर्ट. तो इसमें हमने इस मॉक को डिस्कस कर लिया है. अगर आपने पिछले मॉक नहीं सॉल्व किए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने उनका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से दोनों मॉक्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. और इसके साथ अगर आपको इन दोनों मॉक्स की PDF चाहिए जो लास्ट हो चुके हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इनकी PDF मिल जाएगी. और इसके साथ ही हम आगे और भी मॉक करा रहे हैं. नेक्स्ट मॉक हमारा 4 या 5 तारीख को है, जिसकी डिटेल्स भी हमने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है और हमारे कम्युनिटी टैब में भी उसकी डिटेल्स मेंशन है. तो काइंडली विजिट. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.